जय हिंद। अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और वर्दी चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आपको एकदम सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एसएससी जीडी जो 23 फरवरी से एग्जाम होने वाला है सीधे उसमें यह प्रश्न आएगा। क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न चुने हैं एकदम एसएससी जीडी से संबंधित प्रश्न है, 23 फरवरी के दिन आ सकता है। तो आप इसको चुपके से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो इस बार आपको वर्दी दिलाकर रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आज का जो पहला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके एसएससी जीडी में 2-3 प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो देख लीजिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश तत्व वर्णित है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी जीडी में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश तत्व वर्णित है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है संविधान से बना रहा है और आपके एग्जाम में संविधान से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। मेरी इस बात को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति निर्देश तत्व मतलब जो राज्य है वो अपना नियम कानून खुद बना सकता है या किस अनुच्छेद के तहत बना सकता है। अनुच्छेद 36 के 51 से अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य चाहेगा तो जो कानून मन करे उसका वो बना सकता है। अनुच्छेद 336 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। ये पूछेगा कि भाग कौन में आता है, तो भाग 4 में आता है। भाग कितना में आता है? 4 में आता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आपके एग्जाम में पूछता है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से वर्णित है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से वर्णित है, तो अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से वर्णित है, तो अनुच्छेद 12 से 35 आपका क्या रहता है, मौलिक अधिकार रहता है। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न में से हो सकता है तो इस बार एसएससी जीडी में एक प्रश्न देखने को मिले। फिर से कर देते हैं, राज्य के नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। और मौलिक अधिकार पूछेगा तो अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी में इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो अब आपको ज्यादा टाइम नहीं बचा है। टेस्ट दीजिए, जो भी रिवीजन करवा रहे हैं वो आप कीजिए, तो आपका जल्दी से जल्दी रिजल्ट होने का संभावना रहेगा। ठीक है, 2 नंबर आपका सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट जो था यह किस वर्ष लागू किया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना गलती के पकड़कर जेल में बंद कर दिया जा रहा था, तो वहीं आपका क्या था, रॉलेट एक्ट था। यह कब हुआ था, तो यह आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। एक कभी कभी पूछ लेता है कि 1919 ईस्वी में और क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ जाए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। अब 1920 ईस्वी की बात करेंगे तो 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, सभी बच्चे को पता है, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। एक आपका पूछा जाता है सविनय, इसमें ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और असहयोग आंदोलन, तो दोनों को यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। जो बहुत सारा शब्द में रहेगा, जैसे में असहयोग 5 लेटर का शब्द है तो 1920 ईस्वी में, छोटा है तो 1930 ईस्वी में। इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा अपना ट्रिक टाइप के याद करेंगे ताकि हमको ज्यादा दिन तक याद रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, 1917 ईस्वी में आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह था। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से कम आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, भारत में जो पहली जनगणना हुआ था याद रखिएगा 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा मेयो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपका क्या हुआ था, भारत की पहली जनगणना हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है तो क्या सही करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 1872 में पहली जनगणना हुआ था। अब 1872 नहीं दिया तो हम लोग को क्या सही करना पड़ेगा, 1871 सही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपका ऑप्शन जब दिया रहेगा तो 1872 दिया रहेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर नहीं है तो हम लोग किसको सही करेंगे, 1871 को सही करेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे आइए। 4 नंबर आपका जीएस से प्रश्न है, आपके एग्जाम में जो है जीके जीएस मिलाकर
20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न आपके जीके जीएस मिलाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? बिल्कुल राइट आंसर विटामिन बी। विटामिन B1 है यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, तो विटामिन बी हम लोग बोलेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से बेरी बेरी, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, बेरी बेरी यानी बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम भी कभी-कभी देख ले। मान लीजिए कि ऐसे ना देखे, सीधे पूछता है कि बेरी-बेरी रोग होता है, नीचे आपका रासायनिक नाम दिया रहेगा, तो विटामिन बी को हम लोग थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन, याद रखिएगा। विटामिन बी को हम लोग क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब पूछता है विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूरज की सनलाइट से प्राप्त होता है, यानी सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, जिससे हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए। 5 नंबर आपका सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका जीएस से ही सवाल है, साइंस से सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, जो जो बच्चे को पता है इसका जवाब दीजिए। इसमें हम लोग लगभग जीके जीएस को मिलाकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीआईक्यू करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो उसमें 50 में से कम आप लोग 30 के आसपास सही करने का कोशिश कीजिए। 30 के आसपास अगर आप सही कर देते हैं, यकीनन मानिए कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यकृत। अगर कभी कभी यकृत ऑप्शन में ना रहे तो क्या रहेगा? लीवर, क्योंकि यकृत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत, अगर ऑप्शन में जो दिया है उसके हिसाब से हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, और हम लास्ट में आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया, इसलिए जवाब देते चलेंगे आप लोग। ठीक है, ब्लू वाटर नेवी, ब्लू वाटर नेवी किससे संबंधित है? ब्लू वाटर नेवी किससे संबंधित है, बताइएगा। ब्लू वाटर नेवी किससे संबंधित है? तो ब्लू वाटर नेवी, नेवी का मतलब ये सीधे एसएससी जीडी से संबंधित प्रश्न, तो नेवी का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, जो जल जल सेना होता है, तो समुद्री नौसेना उसको हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समुद्री नौसेना। तट रक्षक सब बल तो ये सब बीएसएफ ये सब होता है। थल सेना तो आपको पता है आर्मी और एयरफोर्स से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर नेवी पूछ रहा है, तो समुद्री नौसेना से संबंधित है। ठीक है, आप लोग जाइएगा तो आप लोग थल सेना बन जाइएगा। कौन सा आपका अगर नौकरी लग जाता है तो आप थल सेना बन जाइएगा। ठीक है, जिस बॉर्डर ये सब का रक्षा करेंगे आप लोग। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका बड़ा भैया की तरह आपका रोज क्लास से जाएगा। जब तक 23 फरवरी तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, इस चैनल पर आपको डेली एसएससी जीडी का क्लासेज मिलेगा। तो इसलिए चैनल को क्या करके रखिएगा? सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके साथ है, आपके पीछे खड़ा है, जो इस बार रिजल्ट देने का मतलब कामना करता है। आपका रिजल्ट इस बार कैसे भी हम दिलवा कर ही रहेंगे, बस मेहनत करना है। देखिए, हम तो रिवीजन करवा रहे हैं, आप घर पर भी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा चांस है आपका सिलेक्शन होने का। जैसे में तो हम तो आपको करवा रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, इससे रिवीजन आपका हो जाएगा। यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप घर पर नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, बताइए। जैसे में रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो यहाँ पर हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर इतना छोटा जगह में। तो रीजनिंग भी ऐसे हम करवाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैथ भी हम आपको करवा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, और एक बार आप लोग बता दीजिए तो क्लास कैसा लग रहा है। जो चीज आपको चाहिए, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जो भी आपको क्लास चाहिए, एक बार कमेंट में कर बता दीजिए, तब तो हम उस पर क्लास लाएंगे। हमको पता रहेगा तब ना कि बच्चों को हाँ ये जरूरत है, रीजनिंग का जरूरत है, या हिंदी का जरूरत है, या मैथ का। तो जो भी चीज आपको चाहिए, जिस चीज का क्लास चाहिए, एक बार कमेंट कर दीजिए और एक बार बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आज आगे आ जाइए। और यह अपना मतलब अलग चैनल मत मानिए, यह अपना बड़ा भाई मानकर ही तैयारी कीजिए। ठीक है, इस चैनल को आप अपना बड़ा भाई मानकर ही तैयारी कीजिए। आप हमें भैया जी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। जहाँ मतलब ये पूछेगा कहाँ में हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसमें दो अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें कितने अध्यक्ष बनाया गया था? दो अध्यक्ष बनाया गया था। एक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको हम लोग अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष आपका कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, बताइए। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेंगे।
एक अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या सवाल बनता है वो आपको हम क्लियर कर देते हैं, एकदम बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। एक कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, हालांकि इतना हल्का पूछता नहीं है। ठीक है, मैं पहले वार्निंग आपको दे दूं। ठीक है, थोड़ा टफ लेवल का जो अभी हम करवाएंगे वो प्रश्न भी आएगा, तो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये वाला सवाल हाँ बनता है एसएससी जीडी में। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नोट कीजिए तो पहले, आप इसमें गड़बड़ हो जाएंगे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, दोनों को यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, तो संविधान बनने में टोटल समय लगा था 2 साल, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का टोटल आपका समय लगा था संविधान को बनने में। 2 साल 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था आपको संविधान को बनने में, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, और पूछता है कभी कभी कि इसको कब मतलब इसको कब बनाया गया, तो इसको बनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इसको अपनाया कब गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्लियर है, आगे आइए। 8 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, मतलब लाल रक्त कहने का मतलब ऐसे तो यहाँ पर लाल रक्त कण दिया है, कभी कभी इसको नाम चेंज करके क्या दे देता है, RBC दे देता है। क्या दे देता है, RBC दे देता है, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए। 9 नंबर तो और भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस सवाल का जवाब देते जाइएगा। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो काफी बच्चे का राइट आंसर आ रहा है आर्यभट्ट हो जाएगा सर, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, हाँ इतना ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को। इसको अंतरिक्ष में कब लॉन्च किया गया था, 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे आइए। 10 नंबर आपका सवाल है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, किस गैस को हंसाने वाला गैस कहा जाता है। हंसाने वाले गैस का मतलब, कहने का मतलब है उस गैस को आप छोड़ देंगे तो वह व्यक्ति हंसने लगेगा। किस गैस को हंसाने वाला गैस कहा जाता है, और ये आपका साइंस में एक प्रश्न आएगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से आएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हंसाने वाला गैस किसको कहा जाता है, तो N2O को कहा जाता है, जिससे हम लोग शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, या इसका रासायनिक नाम भी हम लोग कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, CO2 पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 पूछेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 11 नंबर आपका सवाल है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति का जनक यहाँ पर पूछ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का जनक आपका कौन हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन आपके श्वेत क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, जो जो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। हरित क्रांति का संबंध किससे, हरित क्रांति का संबंध किससे, तो हरित क्रांति का संबंध आपका फसल से है, गेहूं से, ये सब से। ठीक है, 2 नंबर आपका है दूध उत्पादन का, सॉरी, हरित क्रांति आपका हो गया ना। अब श्वेत क्रांति एक पूछता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाता है, दूध उत्पादन से हो जाता है। एक आपका पूछता है नीली क्रांति, एक आपका क्या पूछता है, नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध किससे, मछली उत्पादन से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है आपके एसएससी जीडी में आने वाला। देखिए, ये और भी इंपॉर्टेंट सवाल है सौरमंडल वाला, सोलर सिस्टम से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सोलर सिस्टम से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा, सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला जिला आपका, सॉरी,
सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा, प्लेनेट कौन सा है, तो हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी है। सौर मंडल से कैसे कैसे सवाल बनते हैं यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा हो जाएगा, तो मरकरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुध बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति, क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर लाल या गुलाबी ग्रह पूछेगा तो हम लोग किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं। लाल या गुलाबी ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं। और शुक्र को हम लोग इवनिंग का स्टार या शाम का स्टार, सांझ का तारा या सुबह का तारा, हम लोग किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और कभी कभी हरा ग्रह भी आपकी एग्जाम में पूछ देता है। हरा ग्रह पता है, हरा ग्रह किसको कहते हैं, वरुण को कहते हैं, किसको कहते हैं, वरुण को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए, काफी इंपोर्टेंट है। भारत में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सी ए जी की नियुक्ति कौन करता है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जो भारत में नियंत्रण एवं महालेखक जो परीक्षा है, जिसको शॉर्ट और में कभी कभी सी ए जी भी दे सकता है, उसका नियुक्ति कौन करता है, तो उसका सीधे नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और ये जो डेटा बनाता है सी ए जी यानी नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा, जो डाटा बनाता है पूरे देश का, वो सीधे राष्ट्रपति को ला कर देता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध किससे है, राष्ट्रपति के है, राष्ट्रपति से, ठीक है। आगे आइए, अगला नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने 50 में से कितना प्रश्न को सही किया, ठीक है। तो ओजोन परत मुख्यतः आपका किस मंडल में पाया जाता है, तो कोई बच्चे बता सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, समताप मंडल में पाया जाता है। कौन सा मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आइए, 15 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव, जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप कौन सा, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप कौन सा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका आपका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाता है एक बार, ठीक है। और ए वाला भी आपके एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो देखिए, ये आपकी एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया, पिंगली बकाया ने तैयार किया, किसने तैयार किया, पिंगली बकाया, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, पिंगली बकाया ने आपका राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हाँ, यहाँ तक अगर आप क्लास देख लिए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्लास होता है वहाँ पर सबसे पहले डाला जाता है। तो स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्या मैसेज करना है बताइए आप लोग को, एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है, एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है, तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इधर से जैसे ही आप इस नंबर पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करेंगे, मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा एसएससी जीडी का, ठीक है, जिस पर क्लिक करेंगे आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, जुड़ना चाहते हैं तो आप उस पर मैसेज कीजिए, ठीक है। आगे आइए, किस धातु को तरल धातु भी कहा जाता है, किस धातु को हम लोग तरल धातु भी कहते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा। पारा को हम लोग क्या कहते हैं, तरल धातु भी कहते हैं, पारा को हम लोग क्या कहते हैं, तरल धातु भी कहते हैं, ठीक है, सभी को पता है तरल धातु हम लोग किसको कहते हैं, पारा को कहते हैं, ठीक है। आगे आइए, 18 नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी काफी इंपोर्टेंट है। पेरिस समझौता किससे संबंधित है, पेरिस समझौता किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से आपका पेरिस समझौता संबंधित है, ठीक है। आगे आइए, मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं, ये आपका विज्ञान यानी जीएस से एक प्रश्न यहाँ पर डाल दिया है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष, सॉरी, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चार कक्ष होते हैं, दो निलय दो आलंद होता है, ठीक है। ऐसे करके टोटल आपके मानव हृदय में चार कक्ष होते हैं, ठीक है, याद रखिए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चार कक्ष होते हैं, ठीक है। आगे आइए, 20 नंबर आपका सवाल है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा यह कर्नाटक और तमिलनाडु के है, यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। आगे आइए,
21 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आप लोग भी जवाब दीजिए कमेंट में। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कोयला सबसे ज्यादा है, देखिए ऐसे रानीगंज का भी नाम आता है, बोकारो का भी आता है, तालचेर का भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका झरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झरिया। ठीक है, याद रखिएगा, झरिया हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 22 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनए, डीएनए की संरचना का खोज किसने किया? डीएनए की संरचना का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। डीएनए की संरचना का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 23 नंबर आपका सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्या सवाल कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला सवाल हम आपको कभी कई बार बता चुके हैं, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? डांडी मार्च हुआ था। 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? डांडी मार्च हुआ था। 1942 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। ठीक है, आगे आइए। 24 नंबर आपका सवाल है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? काफी राइट आंसर आ रहा है, आप लोग को जवाब दीजिए तो पहले, उसके बाद हम बताते हैं। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा बताइए? शाहजहां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किस अम्ल को तेजाब का राजा भी कहा जाता है? किस अम्ल को तेजाब का राजा कहा जाता है? किस अम्ल को हम लोग तेजाब का राजा कहते हैं? जिसको छींट देंगे अगर किसी व्यक्ति पर तो वह जलने लगेगा, तो वह कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4, जो कि आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको क्या बोलते हैं, अपने मम्मी पापा को साथ लेकर जाना पड़ेगा, तभी आपको मिलता है। ठीक है ना, अगर आप यह किसी व्यक्ति पर तेजाब, तो आप लोग समझ रहे हैं, तेजाब का राजा, अगर वह किसी पर छींट देंगे, किसी पर बिक देंगे, तो वह जलने लगेगा। जैसे में कभी कभी मूवी में आप देखे होंगे, किसी चेहरे पर फेंक देता है, तो वही सल्फ्यूरिक अम्ल भी फेंक 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 देता है, तो उसका चेहरा देखिए जल जाता है। ठीक है, तो वैसा आपका होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, नाइट्रिक अम्ल NH3 होता है, ऐसा होता है। ठीक है, आगे आइए। 26 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा? कोई बच्चे बता सकते हैं सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर? तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। यहाँ पर गैस की बात नहीं करा, तो गैस में तो और नाइट्रोजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तत्व की बात करा तो ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, जो कि आपके सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर गैस पूछ दे तो नाइट्रोजन हो जाएगा, जिसका सूत्र N2 होता है, जो वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ठीक है, आगे आइए। पंचायती राज प्रणा पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो पंचायती राज प्रणाली होता है, उसमें ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। सिर्फ राज्यसभा का जो सदस्य रहेगा, राज्यसभा, राज्यसभा का जो सदस्य रहेगा, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, मान लीजिए कि पूछेगा राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। अगर ऐसे पूछ दे मुखिया बाढ़, ऐसा पूछ दे तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, आगे आइए। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपको हम ऊपर भी बता दिए थे, आप इसका जवाब देंगे। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। आगे आइए। 29 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन शहरों को जोड़ता है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, भारत पूछेगा आपके एग्जाम में, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है, जो कि किन शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
अगला नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शून्य का खोज किसने किया? शून्य का खोज आपका किसने किया था? तो याद रखिएगा, शून्य का खोज आपका किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन और हम लोग फटाफट कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा आपका राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ठीक है, और भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। एक लगा था 1962 ईस्वी में, ठीक है, जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था। दूसरा लगा था 1971 ईस्वी में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तीसरा लगा था 1975 ईस्वी में, जब देश में पूरा शांति फैल गया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर आपका सवाल है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मलेरिया रोग जो है वह किसके कारण होता है? तो वह होता है प्रोटोजोवा के कारण। प्लेजामोडियम में प्रोटोजोवा वायरस एक पाया जाता है, जिसके कारण आपका मलेरिया रोग हो जाता है मादा मच्छर के काटने से। ठीक है, आगे आइए। एशिया का यूरोप किस देश को कहा जाता है? एशिया का यूरोप किस देश को कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह हम लोग तुर्की को कहते हैं। एशिया का यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशिया का यूरोप हम लोग किस देश को कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। ठीक है, 34 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए। 35 नंबर आपका सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का जो कृष्णा नदी है वह कहाँ से निकलता है? तो महाबलेश्वर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर से निकलता है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र पूछेगा तो याद है आपको, सोन नदी अमरकंटक से निकलता है। कृष्णा नदी आपको बता दें महाबलेश्वर से निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार से गंगा का भी कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा गंगा कहाँ से निकलता है? गंगोत्री हिमनद से निकलता है। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर आपका सवाल है, लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? तो लोकसभा का अधिकतम संख्या 552 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम 552। ठीक है, आगे आइए। 37 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओडिशा राज्य का प्राचीन नाम क्या था? मतलब ओडिशा का प्राचीन नाम पूछ रहा है कि ओडिशा का पहले का नाम क्या था? तो ओडिशा का प्राचीन नाम उत्कल था। उत्कल था और कलिंग था, यानी ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। उत्कल और कलिंग ओडिशा का प्राचीन नाम है। ठीक है, आगे आइए। और 30 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मानव आंख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? ठीक है, जो मानव आंख है, इधर से आपके आंख में प्रकाश जाता है तो उसको नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो उसको नियंत्रित आपका करता है पुतली। कौन सा नियंत्रित करता है? पुतली करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर आपका सवाल है जो कि काफी इंपोर्टेंट है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का आपका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? याद रखिएगा, इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु आपका इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, आगे आइए। 40 नंबर आपका सवाल है, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप पे किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यह आपका आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है। ठीक है, आगे आइए। 41 नंबर आपका सवाल है, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो 1853 ईस्वी को। अगर पूरी डेट की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेल चला था। भारत में पहली बार रेल कब चला था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। ठीक है, आगे आइए। आपका 42 नंबर सवाल है, मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो मानव शरीर है, ये खून और ब्लड ये सब का नहीं पूछा, सिर्फ मानव शरीर का पीएच मान पूछ रहा है। तो मानव शरीर का खून का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। मानव शरीर का यहाँ पर ब्लड पूछता है। ठीक है, ब्लड, ब्लड यानी खून का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, आगे आइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा? ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, एक दिवस से आपके एग्जाम में एक दो सवाल पूछे जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए तो?
अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं ना। हाँ चलिए, अगला नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ी झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ी झील कौन सा है? कोई बच्चे बता सकते हैं? कोई बच्चे का जवाब आ रहा है सर बुल्लर झील होगा, बुल्लर झील होगा। बताइए देखकर फटाफट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो देखिए ऐसे तो यहाँ पर मीठे पानी का बड़ी झील पूछेगा तो बुल्लर, और खारे पानी का झील पूछेगा तो चिल्का। यहाँ पर सबसे बड़ी झील पूछा है तो बुल्लर झील हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? काफी इंपोर्टेंट है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 ईस्वी में बना था। ठीक है, आगे आइए। ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, O2। O2 आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 48 नंबर आपका सवाल है, काफी इंपोर्टेंट है। राज्यसभा का स्थायी सभापति कौन होता है? राज्यसभा का अस्थायी सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, आगे आइए। 49 नंबर आपका सवाल है, ब्लड बैंक में रक्त को जमाने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? ब्लड बैंक जो है उसको खून से जमने के रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। ठीक है, आगे आइए। आज का आपका आखिरी सवाल है, भारत का सबसे नया जिला हाल में बना किस राज्य में है? ठीक है, कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश हाल ही में भारत का एक नया राज्य बना है। तो अब आप लोग कमेंट में बताएंगे 50 में से आप लोग का कितना स्कोर हुआ? 50 में से आप लोग का कितना स्कोर हुआ कमेंट में जरूर बताइए। और मिलते हैं कल के वीडियो में रीजनिंग और मैथ और हिंदी के साथ। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं यहाँ से लगभग आपके एग्जाम में 15 से 20 प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बता देगा, और आप लोग अपना एक बार स्कोर बता दीजिए ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, जय हिंद जय भारत।